ओके, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था ईडीसीएल में हम लोगों ने? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज में बेसिकली हम लोग ये बात कर रहे थे कि वो कमोडिटीज जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एसेंशियल हैं, फेयर प्राइस पे उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया। कौन सा एक्ट था? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस एक्ट के अंदर हम लोगों ने कई सारी डेफिनेशंस देखी थी, जिसमें से एक डेफिनेशन देखी थी एसेंशियल कमोडिटीज की। बताइए फर्स्ट पॉइंट क्या था एसेंशियल कमोडिटी का? हमें लगा फर्स्ट तो याद होगा ही, इसीलिए हमने सिर्फ फर्स्ट पूछा। हमें लग रहा था फर्स्ट जरूर याद होगा। ड्रग्स याद आया, और उसमें एक पॉइंट था जिसपे हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था, फूड स्टफ। और एक चीज थी जिसपे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये फूड, चाय पत्ती, चाय पत्ती क्या होता है? चाय बोलो, टी। इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये फूड स्टफ माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। टी क्या था? फूड स्टफ था कि नहीं? नहीं, दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एज फूड स्टफ, क्योंकि हर उस चीज को एसेंशियल कमोडिटी माना जाएगा जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि इस एक्ट को कौन सुपरवाइज कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ सर्कमस्टांसेस थे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी, और कंटेंट ऑफ ऑर्डर भी पढ़ा था हम लोगों ने। यू रिमेंबर कंटेंट ऑफ ऑर्डर्स? क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकते हैं कि लाइसेंस से परमिशन दी जाएगी प्रोडक्शन करने की, कोई वेस्ट लैंड है उसको भी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। देन वी ऑल्सो डिड द डेफिनेशन ऑफ शुगर। याद आया? शुगर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा था फिक्सेशन ऑफ प्राइस, यानी अगर एसेंशियल कमोडिटीज गवर्नमेंट को बेची जा रही हैं तो वो किस प्राइस पे बेची जाएंगी? किस प्राइस पे बेची जा रही थी? या तो अग्रीड प्राइस होगा या तो कंट्रोल्ड प्राइस होगा, और अगर फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं हो पा रहा है तो मार्केट प्राइस। फिर हम लोगों ने इमरजेंसी की सिचुएशन में भी क्या प्राइस होगा वो भी देखा था, सेम पॉइंट्स। ठीक है, ऑयल सीड्स, फूड ग्रेन्स का देखा था, एंड देन हम लोगों ने प्राइस फिक्सेशन देखा था शुगर का। शुगर के प्राइस फिक्सेशन के लिए क्या था? जिस प्राइस पे शुगर केन लिया जा रहा है प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ शुगर प्लस टैक्सेस एंड ऑल एंड अ रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पावर टू अपॉइंट ऑथराइज्ड कंट्रोलर। यहीं से शुरू करना था। ठीक है, देखिए इस एक्ट के अंदर हमने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास सारी पावर्स हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको ऑथराइज किया है? कंट्रोलर। कंट्रोलर वो पर्सन है जो इस एक्ट के अंडर अथॉरिटीज एक्सरसाइज करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन वेस्टेड विद नेसेसरी पावर्स टू ऑथराइज एनी पर्सन known as authorized controller when it is considered necessary for maintaining or increasing the production and supply of essential commodities। तो जब भी एसेंशियल कमोडिटीज की प्रोडक्शन या सप्लाई को बढ़ाना होगा तो ऑर्डर कौन पास करेगा? ऑथराइज्ड कंट्रोलर। और इस ऑथराइज्ड कंट्रोलर को किसने ऑथराइज किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखिए लिखा है द ऑथराइज्ड कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज सच फंक्शंस ऑफ कंट्रोल as may be provided in the order with respect to the whole or any part of such undertaking. The authorized controller shall exercise his function in accordance with any instructions given to him by the central government। ये authorized controller किसके अंडर काम कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगा जो ऑर्डर्स उसको किसने दिए होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए इशुएंस एंड सर्विस ऑफ ऑर्डर। हम लोग देख रहे थे ना कि जब भी एसेंशियल कमोडिटी को के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सप्लाई को बढ़ाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास कर रही थी। अब दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है जनरल नेचर का ऑर्डर और एक होता है स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जनरल ऑर्डर का मतलब वो ऑर्डर होता है जो सबके लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए। अगर गवर्नमेंट को जनरल ऑर्डर पास करना है तो वो जनरल ऑर्डर इशू करने का तरीका क्या हुआ? ऑफिशियल गजेट में निकाल दिया जाता है। आप ऐसे समझ लो न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करना है किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के ऊपर, तो आपको क्या लगता है वो न्यूज़पेपर में देना चाहिए या उसको अलग से नोटिस देनी चाहिए? अलग से नोटिस। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट दो तरीके के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, जनरल ऑर्डर्स एंड स्पेसिफिक ऑर्डर्स। जनरल ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है,
और इसलिए उनका इशू कहाँ किया जाएगा? ऑफिशियल गजेट में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इन केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ जनरल नेचर और अफेक्टिंग अ क्लास ऑफ पर्संस बी नोटिफाइड। ऐसे ऑर्डर कहाँ नोटिफाई करे जाएंगे? ऑफिशियल गजेट में। और अगर स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए कोई ऑर्डर पास किया गया है तो वो ऑर्डर न्यूज़पेपर पे पब्लिश नहीं किया जाएगा। वो कहाँ पब्लिश किया जाएगा? इट विल बी सर्व्ड ऑन सच इंडिविजुअल बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग इट टू दैट इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअली उसको दे दिया जाएगा। इफ इट कैन नॉट बी सो डिलीवर्ड और टेंडर्ड बाय अफिक्सिंग इट on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the individual lives, and a written report thereof shall be prepared and witnessed by 2 persons living in the neighborhood. ये सेकंड पॉइंट क्या है? बी वाले में कह रहे हैं अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है तो स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब उस पर्सन को इंडिविजुअली दिया जाएगा, तो या तो उस पर्सन को आप नोटिस दे दीजिए सीधे सीधे। अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है और हम उसको चिट्ठी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या तरीका है? उसके घर के बाहर जो डोर है वहां पर वो नोटिस पेस्ट कर दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उसको नोटिस दे दिया गया है। यही तरीका और किसका होता है? समन का। समन जो भेजा जाता है उसका भी यही तरीका होता है कि या तो समन उस पर्सन के नाम पे भेज दिया जाता है, वो रिसीव कर लेगा, और अगर वो पर्सन रिसीव करने के लिए नहीं है तो उसके घर के किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में उसको पेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के ऑर्डर्स हो सकते हैं, जनरल नेचर एंड स्पेसिफिक नेचर। जनरल नेचर के ऑर्डर को ऑफिशियल गजेट में पब्लिश कर देंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑफिशियल गजेट, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर यू कैन से, जिसमें सारे एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश होते हैं, उसको ऑफिशियल गजेट कहा जाता है। और अगर स्पेसिफिक नोटिस है देन इट विल बी सर्व्ड टू द इंडिविजुअल स्पेसिफिकली। ओके, लेइंग द ऑर्डर बिफोर द पार्लियामेंट, कह रहे हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो ऑब्वियसली किसके सामने रखा जाएगा? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट खास नहीं है इसमें। इसके बाद देखो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इफ यू वांट आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट आप इसको रीड भी कर सकते हैं। कुछ खास ऐसा नहीं है, ना ही इससे कुछ पूछा गया है। डायरेक्टली इसके बाद आपको जो टॉपिक पे आना है वो है कॉन्फिस्केशन एंड सीजर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था सीजर एंड कॉन्फिस्केशन के बारे में। ठीक है, अब देखो सीजर एंड कॉन्फिस्केशन वाले टॉपिक में एक ब्लॉक दिया होगा, यहां से आइए। द एक्सप्रेशन सीज मीन्स टू टेक पोजेशन कॉन्ट्ररी टू द विशेस ऑफ द ओनर। बताओ क्या मतलब हुआ इस लाइन का? टू टेक पोजेशन कॉन्ट्ररी टू द विशेस ऑफ द ओनर। ओनर की मर्जी से या बिना ओनर की मर्जी से? ओनर की मर्जी हो या ना हो, अगर हम ओनर की प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सीजर। एंड दैट सच एक्शन इज यूनिलेटरल एक्शन ऑफ द पर्सन सीजिंग। यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड है, हमने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, हमें उसको कुछ नहीं देना है। नॉर्मली समझिए। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट एंड सीजर बाय द गवर्नमेंट? आई होप यू हैव हर्ड बोथ दीज वर्ड। कंपल्सरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी लेता है लेकिन बदले में आपको कॉम्पनसेशन भी देता है, सो दैट इज अ बायलेटरल एक्शन। सीजर में वो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर रहा है लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, इसलिए वो क्या है? यूनिलेटरल। ओके, सो सच एक्शन इज यूनिलेटरल एक्शन ऑफ द पर्सन सीजिंग। द पर्सन फ्रॉम whom anything is seized loses from the moment of seizure the right or power to control or regulate the use of that thing। कह रहे जिस मोमेंट से सीजर हुआ है उस मोमेंट से देखिए क्या खत्म हो गया? द राइट और पावर टू कंट्रोल, यानी जो ओनर है अब वो अपनी प्रॉपर्टी को कंट्रोल नहीं कर सकता। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज मीन्स टू ले होल्ड ऑफ सडनली और फोर्सिबली, to take hold, to reach, to grasp, to clutch. It also means to take possession or appropriate in order to subject to the force or operation of a warrant, order of the court or legal process. तो अगर हम किसी की प्रॉपर्टी का पोजेशन ले रहे हैं बिना उसकी मर्जी से ताकि उसका उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल खत्म हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? सीजर।
कॉन्फिस्केशन जरा देखिए क्या है. कॉन्फिस्केशन अकॉर्डिंग टू द लॉज लेक्सिकन डिक्शनरी, देखो सबसे पहला ही वर्ड लिखा है कॉन्डेमनेशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द पब्लिक ट्रेजरी. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देखो क्या आया, एडजुडिकेशन. कॉन्फिस्केशन कब होता है, एडजुडिकेशन के बाद. यानी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन पे हमें समझ में आया कि आपकी प्रॉपर्टी गलत है तो सीज कर लिया जाएगा. फिर उसको कहाँ लेके जाते हैं, एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के पास. एडजुडिकेटरी अथॉरिटी जब डिसीजन दे देता है तब उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, कॉन्फिस्केशन. ठीक है, सो इट इज द एडजुडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द पब्लिक ट्रेजरी. व्हाट इज पब्लिक ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाना. जब कोई प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, जब कोई प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाती है तो वो अल्टीमेटली कहाँ चली जाती है, सरकारी खजाने में, यानी कि गवर्नमेंट के पास. एज ऑफ गुड्स सीज्ड अंडर द कस्टम्स एक्ट, कॉन्फिस्केशन अकॉर्डिंग टू स्ट्राउड्स डिक्शनरी मस्ट बी एन एक्ट डन इन सम वे ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वेयर इट टेक्स प्लेस and in some way beneficial to that government, though the proceeds may not strictly speaking be brought into his treasury. तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो गुड्स आ गए, गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो प्रॉपर्टी आ गई, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कॉन्फिस्केशन. अब जो इसके बाद पैराग्राफ है ना, इसमें उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं. यहां से अब मार्क करना शुरू करिएगा. द जनरल डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्फिस्केशन एंड सीजर in context of Essential Commodity Act, it could be seen that essential commodity which has been seized could be confiscated. सबसे पहली चीज ये है कि जिस चीज का सीजर हुआ है उसका कॉन्फिस्केशन होगा. Rather we can say जिस चीज का सीजर हुआ है, हो सकता है उसका कॉन्फिस्केशन हो सकता है कॉन्फिस्केशन ना हो. इस हिसाब से हमको ये बताओ पहले क्या होता होगा और बाद में कॉन्फिस्केशन. तो देखिए लिखा है देयरफॉर कॉन्फिस्केशन इज एन एक्ट पोस्टीरियर टू सीजर. पोस्टीरियर मींस पोस्ट, बाद में. सीजर पहले होगा, कॉन्फिस्केशन बाद में. अ कमोडिटी दैट हैज नॉट बीन सीज्ड कैन नॉट बी कॉन्फिस्केटेड. ये लाइन बताइए, समझ में आए, जिसका सीजर नहीं हुआ उसका कॉन्फिस्केशन नहीं हो सकता. लेकिन एक बात बताइए, जिसका सीजर हुआ है क्या जरूरी है उसका कॉन्फिस्केशन हो, नो. जिसका सीजर हुआ है हो सकता है उसका कॉन्फिस्केशन हो सकता है कॉन्फिस्केशन ना हो. ठीक है, यानी सीजर के बाद कॉन्फिस्केशन होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्फिस्केशन के पहले सीजर होना जरूरी है. सीजर इटसेल्फ डज नॉट इंप्लाई कॉन्फिस्केशन. मतलब क्या जरूरी है कि सीजर के बाद कॉन्फिस्केशन होगा ही होगा, नो. कह रहे सीजर इटसेल्फ डज नॉट इंप्लाई कॉन्फिस्केशन. द सीजर शुड हैव बीन मेड बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 3. क्लॉज J of section 3 empowers the government to make an order for seizure of any essential commodity if an order made by the central government controlling production, supply, distribution of essential commodity has been contravened. तो अगर कुछ भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो पहले सीजर होगा, सीजर के बाद उसका एडजुडिकेशन होगा और एडजुडिकेशन के बाद क्या होगा, कॉन्फिस्केशन. अब अगर सीजर और कॉन्फिस्केशन में डिफरेंस आएगा तो लिख लेंगे. ठीक है, जरूरी नहीं है कि कॉलमनर डिफरेंस लिखें, आप वेयर एज करके भी लिख सकते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ अगले पैराग्राफ में देखिए लिखा है पावर इज कन्फर्ड ऑन कलेक्टर टू कॉन्फिस्केट एनी एनिमल, vehicle, vessel or other conveyance if it is used in carrying essential commodity. अब जरा बहुत ध्यान से समझिए, ये कह रहे हैं अगर कोई व्हीकल, वेसल, एनिमल यूज किया गया है एसेंशियल कमोडिटी को ट्रांसफर करने के लिए या एसेंशियल कमोडिटी को रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि जैसे बहुत सारे राशन शॉप वाले होते हैं जो क्या करते हैं, विदहोल्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई हमारे यहाँ गुड्स खत्म हो गए सेल पे, और वो सारे एसेंशियल कमोडिटी उन्होंने एक व्हीकल में, एक वेसल समझ गए, शिप. ठीक है, वेसल में या व्हीकल में उन्होंने रख दिया और फिर उसको उस जगह से दूसरी जगह पे ले जाके मार्केट कर रहे हैं.
अब मान लीजिए गवर्नमेंट को बीच में इंफॉर्मेशन मिली, जो कंट्रोलर है उसको इंफॉर्मेशन मिली, तो कंट्रोलर उस व्हीकल या वेसल को क्या कर लेगा, सीज कर लेगा, और सीज करने के बाद एडजुडिकेशन के बाद उसका क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केशन। तो ये पैराग्राफ समझ में आया किस रेफरेंस में यूज किया जा रहा है, कि जिस भी प्रॉपर्टी में एसेंशियल कमोडिटी है, चाहे आप एनिमल में रख के लेके जा रहे हो, चाहे आप वेसल में ले जा रहे हो, चाहे आप शिप में ले जा रहे हो, किसी भी फॉर्म में लेके जा रहे हो, उसका कॉन्फिस्केशन किया जा सकता है। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, रूल ये कह रहा है जिस वेसल या व्हीकल में एसेंशियल कमोडिटी है उसका सीजर किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन हम आपके सामने पुट अप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेंशियल कमोडिटी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो था क्या, जिस ट्रक में एसेंशियल कमोडिटी थी, मतलब एक ट्रक था जिसमें एसेंशियल कमोडिटी हमने रखी हुई थी, उसके आगे 2 जीप चल रही थी, उसके पीछे 2 जीप चल रही थी। ऐसा पिक्चरों में देखा है आपने? क्यों चल रही थी आगे वाली जीप और पीछे वाली जीप? आगे वाली जीप में और पीछे वाली जीप में कोई माल नहीं रखा था। माल कहाँ रखा था? बीच वाली ट्रक में। इमेजिन कर लिया ना आपने, एक पतली सी रोड है ना, दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी है, आगे 2 जीप है, फिर ट्रक है, फिर पीछे 2 जीप है। तो आगे वाली जीप और पीछे वाली जीप में कोई माल नहीं रखा था, बस वो आगे और पीछे चल रहे थे। ऑब्वियसली क्यों चल रहे थे? सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, कहीं से कंट्रोलर को इंफॉर्मेशन मिली कि भाई ये एसेंशियल कमोडिटी है, उन्होंने सीजर कर लिया, और उन्होंने 5 व्हीकल का सीजर कर लिया। 5 कैसे? 2 जीप ट्रक, 5 हो गए, ठीक है। अब ये बताइए, 5 व्हीकल्स का जो ये सीजर किया गया है, ये वैलिड है कि इनवैलिड? सही तो है, सारे के सारे व्हीकल्स एसेंशियल कमोडिटी को ठिकाने लगा रहे थे। क्या दिक्कत है यहां पर, क्या गलती हो गई? ट्रक का सीजर तो हो सकता था, लेकिन जीप का सीजर नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि उस जीप में कोई भी एसेंशियल कमोडिटी कंटेन नहीं थी, वो सिर्फ आगे और पीछे चल रहे थे। जबकि लॉ क्या कह रहा है, देखो, पावर इज कन्फर्ड टू कॉन्फिस्केट एनी एनिमल, व्हीकल, वेसल और कन्वेंस इफ इट इज यूज्ड इन कैरिंग एसेंशियल कमोडिटी। यूज्ड का मतलब उसमें रखा गया हो, ठीक है। देखिए आगे इसमें मिलेगा आपको, where it was clear from the report of sub inspector of police that the jeep in question was not found or used for carrying any essential commodity. It was found moving in front of the lorry which was loaded with paddy. कह रहे हैं जो लॉरी था, जो ट्रक था, उसके आगे वो जीप चल रही थी। It was held that by itself was no ground for its seizure. तो बताइए जीप का सीजर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जीप का सीजर नहीं हो सकता। तो इससे आपको ये समझ में आया, अगर कभी ऐसा कुछ हो रहा हो, ठीक है, कुछ ऐसा माल ठिकाने लगाया जा रहा हो, तो आप उस गाड़ी में बैठना जिसमें सामान ना रखा हो। आप अपने मतलब की बात ढूंढते हो ना सब जगह, तो अगर कभी ऐसे माल की हेरा फेरी हो रही हो, एसेंशियल कमोडिटी आप कहीं चुरा के ले जा रहे हो, तो लॉ पढ़ने से कुछ तो आपका फायदा होना चाहिए ना। तो आपको ये समझ में आया कि जिस ट्रक में वो माल होगा उसमें ना बैठना, वरना आप भी सीज हो जाएंगे, ठीक है। आप कहाँ बैठोगे, क्या सेफ रहेगा? जो आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं उसमें बैठ जाना, ठीक है। ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, सब अच्छा करेंगे ना आप लोग, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे ना, 2 नंबर के पैसे के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, सब अच्छे से अर्न करेंगे, है ना, कंपनी के सारे कंप्लायंस करेंगे, कोई 2 नंबर का काम नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, और इनसाइडर ट्रेडिंग का तो नाम तक नहीं सुना आपने, है ना। बताओ सब गलत गलत चीजें समझ आती हैं आपको। ओके, सो unless the vehicle was used for carrying the essential commodity, the deputy commissioner had no jurisdiction to initiate proceeding for its confiscation. Okay? इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट में देखो एक पैराग्राफ दिखेगा, सीथा रमैया मिला गुप्ता। It was held that delegation of power of collector under section 6A to district officer is competent and valid, even though section 6A authorizes confiscation of seized good. It does not say that entire seized quantity should be directed to be confiscated. अच्छा, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए सीजर हुआ 100 यूनिट्स का, लेकिन कॉन्फिस्केशन हुआ सिर्फ 50 यूनिट्स का। बताइए ऐसा पॉसिबल है?
सीजर हुआ 100 यूनिट्स का, लेकिन कॉन्फिस्केशन हुआ सिर्फ 50 यूनिट्स का, कि अगर 100 का सीजर हुआ है तो कॉन्फिस्केशन भी 100 का ही होना चाहिए। भाई डाउट हुआ 100 यूनिट्स पे तो सीजर हो गया 100 यूनिट्स पे, लेकिन जब उसका एडजुडिकेशन हुआ तो ये पता चला कि 50 यूनिट्स तो लीगल थे, 50 बिल्कुल सही थे, यानी कॉन्फिस्केशन अब सिर्फ किसका होगा, रिमेनिंग 50 का। तो कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका सीजर हुआ है पूरा का पूरा कॉन्फिस्केट हो जाना चाहिए। तो देखो लिखा है, इवन दो सेक्शन 6 से ऑथराइजेस कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड गुड्स, इट डज नॉट से दैट entire seized quantity should be directed to be confiscated. It is left to the discretion of the district revenue officer and the appellate authority to decide whether the entire seized stock should be confiscated or only a portion of it. तो पूरा सीज होना है कि नहीं होना है, ये एक जुडिशियल डिसीजन है, ये जज डिसाइड करेगा, एडजुडिकेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि पूरा कॉन्फिस्केट होना है या कुछ नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट आइए सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड कमोडिटी। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए सीजर हुआ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सीजर हुआ गुड्स का, तो सीजर और कॉन्फिस्केशन के बीच में भी तो टाइम होता होगा, गुड्स सीज हो गए, अब उसके बाद एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के सामने केस चलेगा, फिर एडजुडिकेटरी अथॉरिटी डिसीजन देगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीजें सीज की जाती हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं। पेरिशेबल समझ गए, जो डीके हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। अब समझिए सिचुएशन क्या हुई, गुड्स सीज हुए, सीज होने के बाद अगर हम एडजुडिकेशन तक उसका वेट करेंगे तो हो सकता है कि वो गुड्स खराब हो जाएं। ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर ये पास किया जाता है कि भाई वो जो गुड्स आपने सीज करे हैं आप उनको सेल कर दीजिए, और उसका जो भी पैसा आएगा वो डिसाइड करा जाएगा कि किसको दिया जाएगा। अगर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास होता है तो बताओ वो पैसा कहां चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास, और अगर कॉन्फिस्केशन को ऑर्डर पास नहीं होता है तो वो पैसा किसके पास चला जाएगा, ओनर के पास। सो इट्स बेटर कि हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर लें rather than हम उन गुड्स को डिस्ट्रॉय करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 6 से प्रोवाइड्स दैट वेयर कलेक्टर ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट ऑफ सीजर और inspection of any essential commodity is of the opinion that essential commodity is subject to speedy and natural decay। बताओ speedy and natural decay का मतलब क्या हुआ, perishable, कह रहे हैं अगर वो perishable nature का है और it is otherwise expedient in the public interest, he may order the same to be sold at controlled price। ऑर्डर किया जाएगा कि उसको कंट्रोल्ड प्राइस पे बेच दिया जाए, या फिर where no such price is fixed, order the same to be sold by public auction। What is public auction? बोली करके, नीलामी करके बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज ये बोल रहे थे कि जिस भी चीज का कॉन्फिस्केशन, जिस भी चीज का rather सीजर किया जा रहा है, अगर वो पेरिशेबल नेचर की है तो या तो उसको कंट्रोल्ड प्राइस पे बेच दिया जाएगा और या फिर पब्लिक ऑक्शन कर दिया जाएगा। बेचने और पब्लिक ऑक्शन के बाद जो पैसा आएगा अब वेट किया जाएगा एडजुडिकेशन का। अगर एडजुडिकेशन में वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में गलत होती है या इसमें इन्वॉल्व है, गलत है, तो वो पैसा कॉन्फिस्केट होकर किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अदरवाइज वो ट्रू ओनर को वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा। ओके, एक डाउट ये आया है कि मान लीजिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके जा रहे हैं गुड्स, मान लीजिए हमने गुड्स गलत तरीके से हमने विदहोल्ड कर लिए और फिर हमने ट्रेन में वो माल लदवा दी और ट्रेन से हम किसी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए जो सीजर होगा क्या वो ट्रेन का भी होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी होगा? एक बात बताइए, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हीकल को सीज करना है या वो गुड्स को? गुड्स को। कई बार गुड्स को सीज करने के लिए व्हीकल सीज करना पड़ता है। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ट्रेन भी चलो मिल गई साथ में, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट कि चलो एक जीप भी मिल गई साथ में, नो, वो जीप भी इसलिए कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट को इस तरह से समझिए, वो कॉन्फिस्केट करने गए थे गुड्स, लेकिन वो गुड्स रखे थे जीप में, तो अगर जरूरत पड़ी तो वो पूरे के पूरे व्हीकल को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे। ठीक है, अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, मान लीजिए प्लेन से ले जा रहा था, ठीक है, तो प्लेन नहीं ले आएंगे पूरा,
उनका मेन ऑब्जेक्टिव है गुड्स को कॉन्फिस्केट करना। हो सकता है गुड्स को सीज करने के लिए कई बार जिस व्हीकल या जिस वेसल में वो लेके जा रहे हैं उसको भी कॉन्फिस्केट करना पड़े, बट अगर वो ट्रेन है या कुछ है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिस्केशन का मतलब ही नहीं है, सिर्फ गुड्स निकाल लेंगे, ठीक है, मेन गुड्स कॉन्फिस्केट होने हैं, राइट। अच्छा, तो सेल में देखिए इन्होंने लिखा था कि अगर वो पेरिशेबल नेचर के हैं तो दो चीजें हैं कि या तो उसको कंट्रोल प्राइस पे बेच दिया जाएगा या तो पब्लिक ऑक्शन किया जाएगा, और आगे देखो लिखा है अगर वो फूड ग्रेन्स हैं, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फूड ग्रेन्स, बताना ये क्या है अपने आप बताइएगा, कह रहे हैं अगर वो फूड ग्रेन्स हैं द कलेक्टर में फॉर इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी एट फेयर प्राइसेस ऑर्डर द सेम टू बी सोल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। बताओ, कह रहे हैं अगर वो फूड ग्रेन्स हैं तो फूड ग्रेन्स के केस में ना ऑक्शन होगा ना कंट्रोल प्राइस पे होगा, सीधे सीधे वो फेयर प्राइस शॉप्स पे दे दिया जाएगा ताकि वो फूड ग्रेन्स लोगों में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और उसका जो पैसा होगा फिर वो ट्रांसफर किया जाएगा उसको जो भी केस जीतेगा, ठीक है। सो दैट इज द सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड कमोडिटी। डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड्स भी वही है, कह रहे हैं कि सारे खर्चे वर्चे हटाने के बाद, ठीक है, जो भी सेल प्रोसीड्स आएगा वो, अब देखो दो सिचुएशंस हैं, ये कह रहे हैं कि हमने गुड्स सेल करे, गुड्स को सेल करने का भी तो खर्चा आएगा, मान लो 100 रुपए की गुड्स बिके और उसको बेचने का खर्चा आया 5 रुपए का, यानी नेट अमाउंट कितना हुआ 95। अब अगर कॉन्फिस्केशन प्रूव हो जाता है तो ये 95 किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास, और अगर प्रूव नहीं हो पाता है और सब कुछ जेन्युइन होता है तो ये 95 किसको मिल जाएगा, ट्रू ओनर को। यही टॉपिक था डिस्पोजल ऑफ सेल प्रोसीड्स, तो आपको मन हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सेम ही चीज है। अच्छा, अगले टॉपिक को हेडिंग से बता सकते हो क्या है? हाँ हाँ, पूरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब अंदर पूरा नहीं, सिर्फ हेडिंग पूरी पढ़ो। इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। क्या आपको हेडिंग से पैराग्राफ समझ में आ गया? कह रहे हैं किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की कॉन्फिस्केशन के पहले क्या इशू किया जाएगा, शो कॉज नोटिस, ठीक है। बस अंदर मत पढ़िएगा अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको हेडिंग से ना समझ में आ रहा हो तो अंदर चले, है रिक्वायरमेंट, पूछा नहीं गया एग्जाम में आज तक। और इसके बाद ये देखो, अपील अगेंस्ट कॉन्फिस्केशन ऑर्डर, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्फिस्केशन का जो ऑर्डर पास किया गया अगर मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है तो देखो हम कहां जा रहे हैं, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन मे अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न within 1 month from the date of passing of order। तो जिस दिन कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आया है उसके 1 महीने के अंदर अगर हम चाहें तो अपील कर सकते हैं किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट मार्क करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक का मतलब बताओ क्या होता है, देखिए कितनी लॉ समझ में आने लगी है। बार, कौन से बार की बात कर रहे हैं, अच्छा, कौन दे सकते हैं कि कौन नहीं दे सकते? अच्छा ये बताओ, अगर हम ये कहें कि अगर किसी एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी है तो उसमें कौन इंटरफेयर नहीं करेगा, सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। पढ़िए जरा पैराग्राफ, ओके। चलो, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज में आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन मार्क कर लीजिए, सेक्शन 10A ऑफ द एक्ट डिक्लेयर्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्नाइजेबल, यानी इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं वो कैसे हैं, कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल का मतलब जिनका अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो लिखा है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज वन वेयर अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, और इसी में कुछ और भी जोड़ना चाहेंगे कि अगर ये कॉग्नाइजेबल है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन बेलेबल, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके लिए इन्होंने सिंपल कहा है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाह रहे हैं तो वो आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उसकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से कंसेंट ना ले लें। मतलब देखो क्या लिखा है, इफ एनी पब्लिक सर्वेंट इज अक्यूज, पब्लिक सर्वेंट को गवर्नमेंट सर्वेंट लिख लीजिए,
is accused of any offense alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in discharge of his duties, no court can take cognizance of such offense except with the previous sanction. अब ए पॉइंट देखो क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन कब, इन केस अ पर्सन इज एम्प्लॉयड विद द यूनियन, और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी इन केस द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द स्टेट. एनी डाउट? ओके. पेनाल्टी में आ जाओ. अगेन अभी ना याद करिएगा पेनाल्टी, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगी, वैसे भी एज सच तो पूछी नहीं है, बट स्टिल सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट डील्स विद पेनाल्टी. कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एन ऑर्डर पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास करे थे, अगर उसका कॉन्ट्रवेंशन है, अगर उसको फॉलो नहीं किया गया है, मार्क कर लीजिए, punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and also with fine. Okay? इसके बाद नेक्स्ट आइए. हाँ, ये क्या होता है, ये कभी सुना ही नहीं, सुना है? व्हाट इज मेंस रिया? गिल्टी माइंड, यानी किसी भी गलत काम को करने के लिए गलत इंटेंशन होना जरूरी है, इसको कहते हैं मेंस रिया. हाँ बेटा. हाँ, इसमें बड़ी सारी पेनल्टी दी हुई है एक्चुअली तो. हाँ, एक ये पेनल्टी है, ठीक है, एक ये सेकंड वाली है, अभी और है पेनल्टी. ये भी देखो, एक ये भी पेनल्टी है. ये अलग अलग ऑफेंसेस की होती है, जैसे ऑर्डर फॉलो नहीं किया या इस एक्ट का कोई रूल फॉलो नहीं किया, तो उस हिसाब से अलग अलग, ठीक है. ये जितनी भी पेनल्टीज है ना, इनको एकदम लास्ट में पढ़ना. लास्ट समझिए, जब एकदम एग्जाम आपका आने वाला हो, जैसे एक दिन होगा ना जब आपका एग्जाम एकदम आने वाला होगा, जैसे मान लो कल एग्जाम है, ऐसे बोल रहे बस, डरा थोड़ी रहे. तो जैसे एक दिन आएगा जब एकदम एग्जाम होगा कि कल एग्जाम है हमारा, कल एक दे कर आए हैं, ठीक है, कल एग्जाम है, तो ऐसा एक दिन आएगा आपकी लाइफ में, तब ये पेनल्टी कर, ठीक है, फाइन. ओके. मेंस रिया की बात करते हैं. मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, ठीक है. गिल्टी माइंड का मतलब यहाँ पर गलत इंटेंशन होना जरूरी है, यानी अगर आपने एसेंशियल कमोडिटी के साथ कुछ भी किया है या विदहोल्ड किया है, अगर आपने गलत इंटेंशन के साथ किया है तो ही इस एक्ट में आप पनिशेबल हैं. अगर गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया गया है तो उसको इस एक्ट के अंडर क्राइम नहीं माना जाएगा. देखिए, इन नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट मेंस रिया और गिल्टी माइंड is an ingredient of offense punishable under section 7 of the Essential Commodities Act. तो एक एग्जाम्पल समझिए. मान लीजिए एक मिस्टर ए थे जिनकी वही राशन की शॉप थी और उनको जेन्युइनली लग रहा था कि उनके गुड्स खत्म हो गए, ठीक है, उनको नहीं पता था कि उनके गोडाउन में थोड़ा और गुड्स रखे हुए हैं, उनको जेन्युइनली लग रहा था कि उनके गुड्स फिनिश हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भैया हमारा माल खत्म हो गया. उसके बाद उनके वेयरहाउस पे एक रेड पड़ी और उनके यहाँ से कुछ गुड्स डिस्कवर हो गए, ठीक है. अगर वो ये प्रूव कर दे कि उनको सच में नहीं पता था कि गुड्स अवेलेबल हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस एक्ट में मेंस रिया को देखा जाएगा. अगर गलत करने का उनका इंटेंशन था तो ही विल बी हेल्ड लायबल, अदरवाइज ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल. तो देखो लिखा है इसमें, कह रहे हैं मेंस रिया और गिल्टी माइंड इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 7. An intentional contravention of an order made is an essential ingredient of offense. ये लैंग्वेज समझ में आती है आपको? Intentional contravention of an order made is an essential ingredient of an offense. मतलब इतनी हाई फाई लॉ समझ में आने लग गई है आपके, है ना? खुश कितने हो गए, जैसे एकदम रैंक किया, ऑल इंडिया रैंक 1 ही आ गई. इंटेंशनल कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एन ऑर्डर, कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया था, अगर जानबूझ के आपने उसको फॉलो नहीं किया तो ये एक इंग्रेडिएंट है, यानी ये एक ऑफेंस मान लिया जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ द डीलर डिड बिलीव बोना फाइड दैट ही कुड स्टोर द फूड ग्रेन्स, अगर डीलर को ऐसा लगता था कि वो फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सकता है, उसने फूड ग्रेन स्टोर कर लिए, जबकि फूड ग्रेन्स को स्टोर करना अलाउड नहीं था, अगर वो ये प्रूव कर दे कि ही वॉज बोनाफाइड, देन इन दैट केस उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा. देयर कुड बी नो कॉन्ट्रवेंशन अंडर सेक्शन 7.
Okay. It was observed by Supreme Court in this case that mens rea is an essential ingredient of any criminal offense. Mens rea, by necessary implication, may be excluded from a statute only where it is absolutely clear that implementation of the object of the statute would be defeated. कह रहे नॉर्मली तो हम लोग मान के चलते ही हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस तभी होगा जब मेंस रिया प्रेजेंट होगा. तो सिर्फ कुछ ही ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां मेंस रिया को एक्सक्लूड किया जाए, अदरवाइज हर क्रिमिनल ऑफेंस के लिए मेंस रिया होना जरूरी है. अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट विशेरियस लाइबिलिटी? लेकिन हम बताएंगे क्या होती है विशेरियस लाइबिलिटी. विशेरियस लाइबिलिटी होती है जब गलत काम कोई और करे और लाइबिलिटी किसी और के ऊपर आए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास्टर एंड सर्वेंट. विशेरियस लाइबिलिटी ये कहता है कि अगर आपके सर्वेंट ने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई गलत काम किया है तो लाइबिलिटी किसकी आएगी? मास्टर. क्योंकि भाई सर्वेंट को कौन देख रहा था, किसकी जिम्मेदारी थी? मास्टर की. अब जरा मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा. मान लीजिए एक मिस्टर राम थे, उनकी शॉप थी, यही राशन शॉप थी. ठीक है, और मिस्टर राम जो थे वो बड़ी ईमानदारी से सारा माल बेचते थे, सही प्राइसेस पे बेचते थे. लेकिन मिस्टर राम जब कभी अपनी दुकान से इधर उधर होते थे, कहीं बाहर जाते थे, तो उनके पीछे उनके मुनीम जी थे. मुनीम जी क्या करते थे, वो अपना वही गुड्स हाई प्राइसेस में बेचना शुरू कर देते थे. मुनीम जी समझ गए, बहुत चालाक थे मुनीम जी. तो मिस्टर राम जब इधर उधर जाते थे तो मुनीम जी पूरा संभाल रहे थे. मुनीम जी अलग अलग प्राइसेस पे उन गुड्स को बेचने लग जाते थे. अब जब ये बात समझ में आई कि वो एसेंशियल कमोडिटी को अनफेयर प्राइसेस पे बेचा जा रहा है तो एक्शन लिया गया. अब ये बताओ, एक्शन मिस्टर राम पे लिया जाएगा कि मुनीम जी पे लिया जाएगा? मुनीम, दोनों के बता देते हैं. मिस्टर राम पे इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि दुकान तो मिस्टर राम की थी, और अगर मुनीम जी गलत काम कर रहे हैं तो विशेरियस लाइबिलिटी के हिसाब से लाइबिलिटी किसकी आनी चाहिए? राम की. ठीक है, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुनीम जी गलत काम कर रहे हैं, मुनीम जी की लाइबिलिटी आनी चाहिए, यही कह रहे हैं सब लोग. मुनीम जी की आनी चाहिए कि राम जी की आनी चाहिए? मुनीम जी की. हाउ मेनी ऑफ यू से मिस्टर राम विल बी हेल्ड लायबल? चलो ये मजा आती, जब मिक्स्ड ओपिनियन हो तब ठीक है. कितने लोगों को लग रहा है कौन राम कौन मुनीम? हमको पहले पूरा किस्सा शुरुआत से बताया जाए क्योंकि हम सो रहे थे. अचानक से आपने क्वेश्चन पूछा, इतनी बढ़िया लोरी की एकदम वो धुन बनती है, ले है ना, फिर अचानक से आप क्वेश्चन पूछ लेती हैं और बच्चों की आवाजें आने लगती है, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, है ना. तो सॉरी टू डिस्टर्ब द स्लीप. हाँ, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया. मुनीम जी क्यों? वाई मुनीम जी? क्योंकि मुनीम जी मेंस रिया थे. हाँ, क्योंकि मुनीम जी गिल्टी थे. अच्छा, राम जी क्यों? क्योंकि विशेरियस लाइबिलिटी है. एसेंशियल कमोडिटी में मेंस रिया होना जरूरी है. तो क्या समझा जाए? एसेंशियल कमोडिटी में मेंस रिया होना चाहिए, तो क्या समझा जाए, मुनीम जी कि राम जी? मुनीम जी की गलती है. विशेरियस लाइबिलिटी भूल गए भाई, वो गलत काम वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है. सोचिए आप किसके वकील बनेंगे, राम जी के वकील बनना पसंद करेंगे कि मुनीम जी के? आप कहेंगे अरे वो मुनीम हम ही तो थे, वो हमारी दुकान थी, वो राम जी के जाने के बाद हम ही तो बेच रहे थे. अच्छा देखो जरा, एक केस है, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग लगा ना आप लोग को भी? हाँ, नींद खुल गई, इंटरेस्टिंग तो हो ही गई. एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज वेदर द डॉक्ट्रीन ऑफ मेंस रिया अप्लाइज टू केसेस ऑफ विशेरियस लाइबिलिटी. अब यहाँ कंफ्यूजन, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, मेंस रिया एंड विशेरियस लाइबिलिटी. एज फॉर इंस्टेंस, in case of a master and servant, it is well accepted that legislature cannot introduce the principles of vicarious liability and make the master liable for the act of his servant. क्या यहां से आंसर मिला आपको? Cannot introduce, vicarious liability के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. Although the master himself had नो मेंस रिया. एक केस देखो लिखा है इन्होंने, इन वन केस द चार्ज अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट वाज दे सोल्ड सम क्लॉथ इन एक्सेस ऑफ कंट्रोल्ड प्राइस एंड दस कॉन्ट्रवेन्ड द प्रोविजंस ऑफ मध्य भारत कॉटन कंट्रोल ऑर्डर.
वन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स गंगाराम साबू वॉज नॉट प्रेजेंट इन द शॉप. जो हमारे राम जी थे वो कौन थे? गंगाराम साबू. वॉज नॉट प्रेजेंट इन द शॉप एट द टाइम द क्लॉथ वॉज टू बी सोल्ड एंड इट वॉज देयरफॉर हेल्ड that he could not be held vicariously liable for the act of his munim who had actually sold the cloth. क्लॉथ कौन बेच रहा था ज्यादा रेट पे? मुनीम जी. गंगाराम साबू मालिक थे, लेकिन जो क्लॉथ बेचा जा रहा था वो गंगाराम साबू जी की प्रेजेंस में बेच रहे थे कि एब्सेंस में? आप लोग जो वो बेच रहे थे ना क्लॉथ अनफेयर प्राइस पे, वो गंगाराम साबू जी की प्रेजेंस में था कि एब्सेंस में? एब्सेंस में. तो आपकी गलतियों के लिए गंगाराम साबू लायबल नहीं होंगे. आप लोग कौन? मुनीम. हाँ, खुद बोल दिए हम लोग मुनीम. ठीक है, तो हम लोग विशेरियस लायबिलिटी देखेंगे कि मेंसरिया देखेंगे? मेंसरिया. एक और कॉन्सेप्ट आता है कल्पेबल मेंटल स्टेट. कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब प्रिजम्पशन माना जाता है, प्रिज्यूम माना जाता है कि मेंटल स्टेट कल्पेबल. कल्पेबल वर्ड किससे आया बताओ? कल्प्रिट. ठीक है, कल्प्रिट से आया. सेक्शन 10C प्रोवाइड्स फॉर अ प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट व्हिच इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ अ फैक्ट एंड बिलीफ इन अ फैक्ट. एक बात बताइए, अच्छा गंगाराम साबू जी की दुकान से ये सब कुछ हो रहा था, तो प्रिज्यूम क्या किया जाएगा कि गंगाराम साबू वाज हेल्ड लायबल? सबसे पहले मुनीम जी को पकड़ा जाएगा कि गंगाराम साबू को? गंगाराम साबू को. लॉ ये कहता है कि अगर कहीं से भी ऐसा गलत काम हो रहा है तो अजम्पशन ये ली जाएगी कि आपका मेंटल स्टेट कल्पेबल है, यानी आपने जानबूझ के गलत काम किया है. अगर नहीं है तो प्रूफ करिए. अब गंगाराम साबू जी प्रूफ करेंगे कि भैया आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग देखिए, जब जब हम बाहर जाते थे तब तब ये महंगे रेट पे बेचते थे. यानी लॉ ये कह रहा है, देखो एक सिंपल सी बात है ना, अगर आपके पास कोई हथियार मिला, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका बैग चेक हुआ और उसके अंदर से एक खंजर यानी चाकू निकला, ठीक है, तो अज्यूम ये किया जाएगा कि आपका मेंटल स्टेट कल्पेबल था. अगर नहीं था, आपने कहा हम तो पेंसिल छीलने के लिए रखते हैं, अगर नहीं था तो आप प्रूफ करिए, आप पेंसिल छील के दिखा दो जज को, है ना. तो ये कह रहे हैं, लॉ ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई हथियार है या अगर आपके पास से ऐसी कोई चीज मिलती है तो आपका मेंटल स्टेट कल्पेबल माना जाएगा. अगर नहीं है तो आप प्रूफ करिए. ओके, तो देखो लिखा हुआ है, कह रहे हैं फॉर अ प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट व्हिच इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज एंड बिलीफ इन अ फैक्ट, इट इज नाउ प्रोवाइडेड दैट in any prosecution for an offense under the act which requires a culpable mental state, the court shall presume the existence of mental state. कोर्ट मान के चलेगा कि आपका mental state culpable है. Of course, it is open to the accused to prove that he had no such mental state with respect to the act committed by him. Culpable mental state समझ आ गया सबको? पक्का? अच्छा, इसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट है. फॉल्स स्टेटमेंट वही कि अगर आपने हाँ कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई और आपने झूठ इंफॉर्मेशन दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो देखो उसकी पेनल्टी दे दी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद अ फाइन और विद बोथ. ठीक है, तो अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो आपने गलत दे दी है, या आपने कोई बुक्स एंड काउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपसे मांगे गए थे वो आपने फर्निश नहीं करे हैं, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये टॉपिक बताओ क्या होता है? ऑफेंसेस बाय कंपनीज. पढ़ा है ना पहले? पढ़ के देखिए, इस बार भी वही है कि कुछ नया है? ठीक है, ये वाली हेडिंग में पढ़िए, पब्लिकेशन ऑफ नेम. यानी अगर कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट कह रहा है कंपनी के खर्चे पर कंपनी का नाम और डिस्क्रिप्शन सब कुछ कहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा? न्यूज़पेपर में, कि भाई इस कंपनी ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर कॉन्ट्रवेंशन किया है. ठीक है,
एनी डाउट? बस दैट्स इट. ग्रांट ऑफ इंजंक्शन. व्हाट इज इंजंक्शन? स्टे लगाना, रोक लगाना. इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट नो सिविल कोर्ट कैन ग्रांट एनी इंजंक्शन और मेक एनी ऑर्डर for any other relief against central or state government in respect of any act done or purporting to be done by such person in his official capacity or in any order made thereunder until after notice of application for such injunction or report is given to the government of such officer. तो वही कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट को इंजंक्शन नहीं लगा सकती. वैसे भी अभी हम लोगों ने देखा था सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या हो जाती है? बार्ड. तो सिविल कोर्ट ऐसे किसी भी केस में कोई भी स्टॉप या इंजंक्शन नहीं लगा सकती. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ ही ऐसी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी. बाकी इसके अलावा आप इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस. अच्छा, पास्ट ईयर क्वेश्चन का क्या चल रहा है? देखते चल रहे हैं कि अभी सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं? आई वुड सजेस्ट कि देखते चलिए. रीजन बीइंग कि देखिए टाइम कम है आपके पास. ठीक है, तो आप ये क्या करिए, जैसे आपने चैप्टर बुक से प्रिपेयर कर लिया, अब जब उसका टेस्ट हुआ करे तो आप उसके क्वेश्चन एक बार पास्ट ईयर से भी देख लीजिए कि पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसके आंसर्स भी देखें, लाइक स्कैनर्स या जो भी टैक्समैन जो भी आपके पास है, क्रैकर, स्कैनर, व्हाटएवर. तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट आप उसके आंसर देखें. आंसर जो आपने बुक में लिखा है ना वो ज्यादा अच्छा होता है रादर देन जो स्कैनर में क्वालिटी या जो टैक्समैन में लिखी होती है क्वालिटी. उससे बेटर ये है कि आपके बुक में जो लिखा है वो आंसर बेटर होता है. इंपॉर्टेंट ये है आप क्वेश्चन जरूर देख लिया करो कि भाई इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं. तो उससे क्या होगा ना, एक बार आपका पास्ट ईयर वाले क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो अभी यू हैव टाइम. अभी जब टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया करिए तो साथ में एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लिया करिए. ठीक है, तो इसके आप पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ बहुत ज्यादा रेलेवेंट एज सच नहीं पूछा है. ठीक है, तो वी आर डन विद दिस चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ न्यू वन. ओके, चलो, थैंक यू.